हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति यूट्यूब चैनल। आज हम कॉम्प्टर इफेक्ट का एक छोटा सा पॉइंट और रहेगा, उसको कंप्लीट करके नया टॉपिक शुरू करेंगे और ये बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स है। तो देखो, कल हमने कॉम्प्टर इफेक्ट में एक तो हमने ये बस एक छोटा सा ही पॉइंट है। कॉम्प्टर इफेक्ट में कल हमने क्या किया था, एक तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू निकाली थी जो h/m0 c 1 माइनस कोस ऑफ फाई आई थी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू उसने कॉम्प्टन वेवलेंथ से डिनोट किया था इस चीज़ को एज अ कांस्टेंट 1 माइनस कोस ऑफ फाई। और एक हमने क्या निकाली थी, डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, है ना। जो कि क्या थी, tan थीटा इज इक्वल्स टू समथिंग आई थी। आज हम करेंगे उसी का ही एक और पॉइंट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, परिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक ऊर्जा। तो देखो, इसको करने के बाद, ये छोटा सा पॉइंट करने के बाद अगर एग्जाम में कॉम्प्टन इफेक्ट आता है तो आपको वहां से यहाँ तक करना है। वो तो डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्शन चल रहा और कुछ भी नहीं है। तो देखो, हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखनी है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। एक फॉर्मूला मैंने आपको कहा था कि इसको मार्क कर लेना, वो था न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इज इक्वल्स टू h अपॉन m0 c स्क्वायर 1 माइनस कोस ऑफ फाई। ये हमने मार्क करना था ना। इन्हीं की हेल्प से हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, अपने को पता है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख देती हूँ के ई। अगर हम एक बार देखें कि ये एक्सरे फोटोन था, किसी ग्रेफाइट ब्लॉक से टकरा रहा था, जब ये टकराता था तो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होता था और रिमेनिंग एनर्जी से क्या होता था, स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन। देखो, स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसे मिली इलेक्ट्रॉन को, इसी एच न्यू इंसिडेंट फोटोन की आवृत्ति, यहाँ पे इंटरेक्शन हुई, इसी ऊर्जा को यूज करके इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, रिकॉइल किया, है ना। और अपने ने क्या देखा था कि इलास्टिक कोलिजन है, प्रत्याश टक्कर है, तो टोटल ऊर्जा तो कंजर्व रहेगी। मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो ऐसे कर सकते हैं हम कि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए h न्यू माइनस h न्यू डैश कर दूं। अब देखो, न्यू डैश तो कम होगा, है ना, क्योंकि इस अगर यहाँ पे मान लो सपोज यहाँ पे हमारे पास 8 जूल एनर्जी थी इस फोटोन की, मानना है ये, ठीक है, और 3 जूल तो इस इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल करवाने में लगी, 5 जूल यहाँ पे लगी, तो ये एनर्जी तो कम है ना, इसीलिए h न्यू माइनस h न्यू नोट किया। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ और एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, एनर्जी कंजर्व रहनी है, तो वो काइनेटिक एनर्जी की इक्वल आ जाएगी। तो यही हमने फिनोमिना यहाँ पे यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, तो देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकली, के ई इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू डैश। अगर यहाँ से मैं अगर न्यू कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू, जैसे कि न्यू का यहाँ पे ऊपर नीचे इस वाली टर्म के अंदर मल्टीप्लाई किया। और अपनों ने क्या किया था, एक फॉर्मूला जो मैंने आपको कहा था कि हमें मार्क करके रखना है, वो क्या था अभी बताया, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इज इक्वल्स टू h अपॉन m0 c स्क्वायर 1 माइनस कोस ऑफ फाई। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास। यहाँ से हम इस चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर न्यू को मैं उधर भेज दूं तो न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इज इक्वल्स टू h इंटू न्यू अपॉन, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, न्यू डैश अपॉन न्यू चाहिए। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो आपको पता चलेगा कि वो न्यू उधर क्यों गया। अगर आप इसको ना भेज के न्यू डैश को भी भेज के करोगे तो भी रिजल्ट सेम आएंगे, 1 माइनस कोस ऑफ फाई। अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस, अगर इन दोनों को खोल के करूं तो न्यू डैश अपॉन न्यू डैश बनेगा, जिसको मैं 1 लिख सकती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको क्या लिख देती हूँ, 1
-1 इज इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस ऑफ फाइव। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से न्यू अपॉन न्यू डैश इज इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस ऑफ फाइव, और ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1। तो देखो अब इसको मेरे को क्या चाहिए, न्यू डैश अपॉन न्यू। हमारे पास क्या है, न्यू अपॉन न्यू डैश। तो न्यू डैश अपॉन न्यू करने के लिए क्या आ जाएगा, ये वाली सारी टर्म 1 अपॉन आ जाएगी। तो इस टर्म को यहाँ पे 1 अपॉन लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं उसी की वैल्यू लिख देती हूँ। आप अगर हमारी इक्वेशन नंबर वो 7 थी लास्ट जो दी थी, तो इसको इक्वेशन नंबर 8 में मतलब जैसे भी नंबर चल रहे हो आप वैसे इक्वेशन को नंबर दे देना। तो काइनेटिक एनर्जी एच न्यू ब्रैकेट 1 माइनस ये 1 अपॉन एवरीथिंग 1 अपॉन एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस ऑफ 5 प्लस 1 है ना। अब इसको हम सोल्व करते हैं। एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 प्लस कोस 5 एलसीएम 1 माइनस कोस 5 प्लस 1, और अगर एलसीएम है तो उसको ऐसे होगा एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस ऑफ 5 प्लस 1 माइनस का 1 ये वाला, ठीक है। तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आती है काइनेटिक एनर्जी की, एच न्यू एक ब्रैकेट में हमारे पास पड़ा था ये ना, और यहाँ पे सिर्फ इतनी टर्म अपॉन में ये प्लस वाली टर्म। तो यानी कि एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस 5 अपॉन एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस ऑफ 5 प्लस 1। अब देखो एट एंगल, इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिखने के लिए ले रहे हैं एंगल 180 डिग्री। वैसे तो अगर आप इसको और अगर ऐसे मान ले, अगर अपने लेट करें, लेट अल्फा कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं उस काइनेटिक एनर्जी को के ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, इसको मैंने क्या माना है अल्फा 1 माइनस कोस ऑफ 5 अपॉन ये भी अल्फा 1 माइनस कोस ऑफ 5 एज इट इज प्लस 1। या तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला ये होगा वेयर अल्फा इज इक्वल टू दिस, या आप एट एंगल 180 डिग्री करें फाई का, तो कोस 180 डिग्री कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ से मैं काइनेटिक एनर्जी क्या निकाल सकती हूँ, एच न्यू ब्रैकेट एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर एज इट इज। अगर मैं यहाँ पे अल्फा नहीं लिखा, अगर लिख दूं तो यहाँ पे क्या आएगा एच न्यू अल्फा 1 माइनस -1 दैट इज 2 है ना। कैसे होगा 1 माइनस का 1 कोस 180 डिग्री -1, तो 1 प्लस 1 तो ये 2 हो जाएगा ना, इंटू 2 अपॉन एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर ब्रैकेट 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 जो यहाँ पे पड़ा था, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी एच न्यू ब्रैकेट एम नॉट सी स्क्वायर, दोनों में एक तरीके से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, इसके लिए मैं इस नीचे वाली टर्म में एम नॉट सी स्क्वायर का कॉमन ले रही हूँ, सॉरी एलसीएम ले रही हूँ। तो ये तो इसका मल्टीप्लाई किया तो 2h न्यू, देखो ये 2h न्यू, ये 2h न्यू हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, h न्यू एक ऑलरेडी पड़ा था, और ये 2h न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर ब्रैकेट एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर एलसीएम लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2h न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो एम नॉट सी स्क्वायर टू एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या है एच न्यू 2h न्यू अपॉन 2h न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। और यहाँ पे देखो अगर इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे बनेगा 2h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन 2h न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो कॉम्पटन इफेक्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं, डेल्टा लैम्डा उस कॉम्पटन शिफ्ट को निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो। तो एक चीज तो देखी जाए कि कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दोनों में एक चीज तो कॉमन थी,
कि दोनों ने ही, जो इसका कॉमन पार्ट था दोनों का वो ये था कि दोनों ने ही फोटोन को लिया, यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया है ना। दोनों ने क्या किया, फोटोन यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की एग्जिस्टेंस को, कि प्रकाश जो है उसकी प्रकृति द्वैत होती है, हमें पता है डुअल नेचर ऑफ लाइट है। लाइट प्रकाश जो है तरंग और कण दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो तरंग की तरह बिहेव करने वाले तो हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, जैसे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, हाइगन्स एक्सपेरिमेंट हुआ। तो उन सब चीज़ों से प्रकाश तरंग की तरह ये तो हमें पता चलता था, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने ये बताया, जिसके इन दोनों मॉडल्स ने, कि प्रकाश तरंग के साथ साथ एक कण भी है। एक चीज मैंने आपको बोली थी, तो ये तो इसकी सिमिलैरिटी, और डिसिमिलैरिटी क्या है इन दोनों की, ये तो है इनकी अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ एक ही है। जो कॉम्पटन है उसमें हमने क्या देखा है, पार्शियल एब्जॉर्प्शन चल रहा है। पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। कैसे पार्शियल एब्जॉर्प्शन, फोटोन आया, ग्रेफाइट ब्लॉक पे टकराया, इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल किया, बचा हुआ पार्ट से वो खुद स्कैटर्ड हुआ। तो मतलब टोटल एनर्जी जो इसकी थी एक्चुअली, वो एक इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब ना करके कुछ अमाउंट एनर्जी का एब्जॉर्ब किया। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या कह रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब टोटल एब्जॉर्प्शन चल रहा है। पूर्णतः अवशोषण और यहाँ पे आंशिक अवशोषण है ना। तो ये इन दोनों के बीच में कमी आई। और मैंने आपको याद होगा कि मैं पिछले 2 लेक्चर से आपको एक चीज बोल रही हूँ कि कॉम्पटन शिफ्ट में कॉम्पटन जो थे उन्होंने एक्स-रे फोटोन ही क्यों लिया, हम और किसी टाइप की लाइट भी ले सकते थे। तो पेपर में ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है कि अगर कॉम्पटन ने एक्स-रे फोटोन की जगह विजिबल रीजन की लाइट या कोई अदर लाइट ली होती तो ये एक्सपेरिमेंट फेल होता या क्या होता। तो उसका एक रीजन है, हमने देखा था कि मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू क्या आती है, HC 1 - cos ऑफ फाई, और सॉरी लैम्डा सी की वैल्यू में पता है 0.0242 1 - cos ऑफ फाई एंगस्ट्रॉम आ रही है ना। और हमने फाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पे देखी थी कि कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू मैक्सिमम थी जो कि 0.0484 एंगस्ट्रॉम थी, है ना। अब देखो यहीं पे रीजन छिपा हुआ है, कॉम्पटन ने एक्सरे फोटोन क्यों लिया, विजिबल रीजन या अदर रीजन की लाइट क्यों नहीं ली, ये यहीं पर रीजन है कि एक तो ये देखो लाइट कितनी आ रही है, मैं कॉम्पटन शिफ्ट कितने आ रहा है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.484 एंगस्ट्रॉम। जो एक्सरे फोटोन होता है उसकी वेवलेंथ पता है कितनी होती है, 10 एंगस्ट्रॉम के इक्वल, और जो विजिबल रीजन की लाइट होती है वो ऑलमोस्ट 5000 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है। जब विजिबल रीजन की लाइट अगर आप लेते ना, कॉम्पटन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम अलग अलग रीजन की लाइट्स लेके इस एक्सपेरिमेंट को देखा था, और एक्सरे फोटोन पे ऐसे रिजल्ट्स आए थे जिसको हम मेजर कर सकते थे, लेकिन अदर लाइट्स जो थी उनके लिए डेल्टा लैम्डा की वैल्यू इतनी कम आ रही थी, इतनी कम वैल्यू कि उसको मेजर कर पाना ही मुश्किल था, कर पाना टफ था। तो इसीलिए एक्सरे फोटोन लिया, क्योंकि डेल्टा लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी हम देख रहे हैं 10 की पावर -10 की रेंज में है, और अगर विजिबल रीजन की लाइट ले रहा था वो 0.001% ऑफ दिस लाइट आ रही थी, जो कि बहुत कम थी। अगर किसी इफेक्ट में इतनी कम वैल्यूज को मेजर करना, एक तो 10⁻⁻10 है, उसको मेजर करना ऑलरेडी मुश्किल है, और ये तो और भी कम आ रही है। तो इसीलिए एक्सरे फोटोन ली, क्योंकि डेल्टा लैम्डा की कुछ वैल्यू आ रही थी और अदर लाइट्स के अंदर क्या हो रहा था, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम थी, और इतनी कम वैल्यू एक्सपेरिमेंट में शो करना, उसको मेजर करना ही बहुत मुश्किल था। तो आज यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट कंप्लीट होता है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपो देखो जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली अभिकल्पना।
हम सब जानते हैं कि हम छोटी क्लासेस में 11th-12th में भी पढ़ते आ रहे हैं कि डी ब्रोगली अभिकल्पना क्या है। तो देखो डी ब्रोगली अभिकल्पना मैं आपको ये बताती हूँ कि डी ब्रोगली के दिमाग में आया ही कैसे कि ऐसा कुछ हो सकता है। पहले तो मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक पे ले चलते हैं, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि जो लाइट है उसकी नेचर कैसी होती है, डुअल, वेव एज वेल एज पार्टिकल बिहेवियर शो करता है ना। ये हम पढ़ रहे हैं प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, वो तरंग और कण दोनों की तरह बिहेव करता है। तरंग की तरह बिहेव करने के लिए तो हमारे पास यंग्स एक्सपेरिमेंट है, और वेव की तरह बिहेव करने के लिए हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट आ गए, कॉम्पटन और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। अभी हम दोनों ही पढ़ चुके हैं और हमने देखा था अगर एक एच न्यू फोटोन था वो एक कण की तरह बिहेव कर रहा था। यंग्स एक्सपेरिमेंट, हाइगन्स एक्सपेरिमेंट या क्लासिकल फिजिक्स ने जितने भी एक्सपेरिमेंट दिए थे वो वेव की प्रॉपर्टी को दर्शा रहे थे। और हमने क्या देखा था, अगर वो एक वेव है, लाइट एक वेव है, तो वो क्या चीज शो करती थी, इंटरफेरेंस, यानी कि अध्यारोपण, व्यतिकरण, विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन। तो इतनी सारी चीजें थी जो वेव की, लाइट को एक वेव होने के बारे में हमें प्रूफ करवा रही थी। हमने देखे ना, ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं 11th-12th क्लास में कि प्रकाश किरण के अंदर व्यतिकरण भी देख रहे थे, तरंगों के अंदर विवर्तन भी देख सकते हैं, अपवर्तन भी देख सकते हैं, परावर्तन भी देख सकते हैं, और लाइट इन सब चीजों को शो कर सकती है। यंग्स एक्सपेरिमेंट में इसने इंटरफेरेंस को दिखाया, डिफ्रैक्शन को, और ये सब चीजें में फ्रिंजेस मिली। तो वो दर्शाते हैं कि प्रकाश जो एक वेव है। और उसके बाद कण किसने दर्शाया, कॉम्पटन इफेक्ट ने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने, ये बता दिया कि लाइट एज अ वेव पार्टिकल भी बिहेव करती है। तो यह जो हमारे डी ब्रोगली जो है, फिर उन्होंने सोचा कि अगर लाइट डुअल नेचर दिखा सकती है, यानी प्रकाश की द्वैत प्रकृति हो सकती है, तो किसी कण की क्यों नहीं हो सकती। तो ये एक आर्ग्यूमेंट ही था एक तरीके से, जिसके अंदर ये माना गया कि अगर प्रकाश दो तरीके से बिहेव कर सकता है, तरंग और कण की तरह, तो फिर एक कण क्यों नहीं दो तरीके से बिहेव कर सकता, एक तो तरंग की तरह और एक कण तो वो है ही है। कण और तरंग दोनों की प्रॉपर्टी को शो करना चाहिए, यही डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी। और डी ब्रोगली ने क्या दर्शाना चाहा कि एक कण दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, वेव की तरह भी और एक पार्टिकल की तरह भी। वो उसने कैसे माना, देखो डी ब्रोगली ने इसके लिए एक अलग ही फिनोमिना लेके चला, मैटर वेव, और पार्टिकल्स जो ये शो कर रहे थे उनको बोला मैटर पार्टिकल। देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट यूज करूंगी, एक चीज, एक छोटा सा वर्ड, कि कम द्रव्यमान वाले कणों को उसने क्या बोला, और ऐसा क्यों बोला ये मैं आपको आगे बताती हूँ कि कम द्रव्यमान क्यों बोले। कम द्रव्यमान वाले कणों को द्रव्य कण कहते हैं। ऐसा क्यों कहा मैं आपको बताऊंगी। तो मैटर पार्टिकल्स या द्रव्य कण क्या होते हैं, पार्टिकल्स whose mass is very less। तो कम द्रव्यमान वाले कणों को क्या बोलते हैं, द्रव्य कण। और इन द्रव्य कणों से जो तरंगे निकलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंगे या मैटर वेव्स, ठीक है। अब देखो कम द्रव्यमान क्यों लगाया मैं आपको बताऊंगी। तो जो कम द्रव्यमान वाले जो कण है यानी मैटर पार्टिकल्स है, अगर वो मूव कर रहे हैं, मूविंग मैटर पार्टिकल्स से जो वेव्स निकलती हैं उनको बोलते हैं मैटर वेव्स। तो डी ब्रोगली ने एक और चीज क्लियर की थी कि मैटर वेव्स जो है, जो द्रव्य तरंगे है, वो ना तो कोई मटेरियल वेव है साउंड वेव की तरह, ठीक है, मटेरियल वेव्स भी नहीं है ये, यानी कि ना तो ये लॉन्गिट्यूडनल है या ना ही ये ट्रांसवर्सल। मटेरियल वेव हमें पता है ना, दो तरीके की होती है, एक होती है अनुदैर्ध्य, एक होती है अनुप्रस्थ। तो डी ब्रोगली ने कहा कि जो गतिशील द्रव्य कण है, मूविंग पार्टिकल्स ही लेने हैं। और ये दो चीजें मैं क्यों ले रही हूँ, मैंने दो चीजें क्यों बोली, एक तो मूविंग पार्टिकल्स और दूसरे कम द्रव्यमान वाले। इसका रीजन मैं आपको आगे बताती हूँ, आपको पता चलेगा कि ऐसा ही क्यों बोला। और अगर मैं सीधा कोई द्रव्यमान वाली या कोई भी कण, गतिशील कण से एक तरंग निकलती है उसको द्रव्य तरंग कहते हैं। तो अगर मैं कोई भी कण बोलती ना तो वहाँ पे एक चीज गलती होती है, जिससे हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं
कि अगर कोई भी कण, गतिशील कण, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गतिशील एक तरंग की तरह दर्शा रही है, तो हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल हमें वेव की तरह क्यों नहीं दिखती, या हम कुछ भी फेंके, पेन फेंके, कोई भी पीस फेंके, कोई भी कपड़ा फेंके, तो वो हमें तरंग की तरह क्यों नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए मैंने कम द्रव्यमान बोला या एक पार्टिकल नहीं बोला। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी, और गतिशील क्यों बना इसका मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो एक बार तो मैटर वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो द्रव्य कण क्या होते हैं, वो कम द्रव्यमान वाले कणों को तो क्या बोला, द्रव्य कण, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सो ऑन। जितने भी पार्टिकल्स जिनका मास कम हो या एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उन सबको मैटर पार्टिकल्स बोलेंगे, मैटर पार्टिकल्स। ठीक है, और इन गतिशील द्रव्य कणों से क्या बनती है, द्रव्य तरंगे। देखो इतना हुआ। और उसने क्या क्लियर किया द्रव्य तरंगों के बारे में, डी ब्रोगली ने, कि ना तो वो एक साउंड वेव है, ना तो वो मटेरियल है, ना वो ट्रांसवर्स होगी, ना वो लॉन्गिट्यूडिनल होगी। ट्रांसवर्स के अंदर क्या होता है, एक के अंदर तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो अप डाउन मोशन करते हैं, एक के अंदर लेफ्ट राइट मोशन करते हैं, है ना। और उसने और क्या बोला, ना ही वो ऐसी तरंगे होंगी जो कि इंटरफेरेंस वगैरह को दर्शाए। इसने कहा एक अलग ही तरीके की कण होंगी, जो तीसरे तरीके की तरंग होगी। मतलब जो आज तक हम तरंगे पढ़ते आ रहे हैं, जो व्यतिकरण विवर्तन दर्शा रही थी, ना तो ये तरंगे ऐसी हो सकती हैं कि वो व्यतिकरण विवर्तन या कुछ दर्शाए, ना ही वो ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होंगी। तो उसने कहा एक अलग तरीके की तरंगे हैं जो सिर्फ और सिर्फ गतिशील द्रव्य कणों से निकलती है। उसने पता है क्या माना था डी ब्रोगली ने, अगर कोई पार्टिकल मूव करे, जैसे कि ये इसके यहाँ पे जैसे मान लो इसका जो टॉप है वो एक पार्टिकल है, ठीक है, इसकी जो टिप है, अगर ये पार्टिकल मूव कर रही है तो द्रव्य, डी ब्रोगली ने क्या माना कि इस मूविंग पार्टिकल के चारों तरफ एक वेव भी होगी जो इसके साथ साथ मूव करेगी। जो लाइन हम एक पर्टिकुलर लाइन पढ़ते हैं कि गतिशील कणों से संबद्ध एक तरंग होती है, वो लाइन डी ब्रोगली ने मानी थी कि अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके चारों ओर एक वेव भी होगी जो उसके साथ मूव करती हुई होगी, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती। इसका रीजन ये होता है कि उनकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि वो विजिबल नहीं होती। लेकिन अगर हम कुछ ढंग के माइक्रोस्कोप या कुछ ऐसी चीजें यूज करें तो हमें वो दिखाई भी देती है, लेकिन नॉर्मल आइज से हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। तो डी ब्रोगली ने क्या माना, सबसे पहले तो उसने माने कि द्रव्य कण, कम द्रव्यमान वाले कणों को द्रव्य तरंग कण कहते हैं, और द्रव्य गतिशील द्रव्य कणों से निकलने वाली तरंगे द्रव्य तरंगे कहलाती है। और उसने एक और चीज मानी थी कि क्या मानी थी कि इन गतिशील कणों से जो तरंगे निकलते उन्हें द्रव्य तरंगे तो कहते हैं। साथ में इन तरंगों को, ये एक अलग ही तरीके की तरंगे हैं जो ना तो ट्रांसवर्स, ना लॉन्गिट्यूडिनल, ना ही सुपर इम्पोज या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज दिखाई। स्टार्ट है। तो अब देखो डी ब्रोगली ने इस चीज को प्रूव कैसे किया कि एक द्रव्य तरंग कण जो होते हैं वो एज अ वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो डी ब्रोगली ने कहा कि मान लिया कि कोई, अपने को पता है कि एक फोटोन एक पार्टिकल है, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है एच न्यू, और हमें ये भी पता है आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन। एनर्जी मास रिलेशन क्या बताता है, E इज इक्वल्स टू mc²। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2। ये क्यों कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि डी ब्रोगली ने कैसे प्रूव किया कि एक पार्टिकल एज अ वेव और एक एज अ पार्टिकल दोनों की तरह वो अपना बिहेवियर शो कर सकते हैं। क्यों ये आर्ग्यूमेंट आया, क्योंकि लाइट दो तरीके से शो कर रही थी अपनी नेचर को, कण और तरंग दोनों की तरह बिहेव कर सकते, तो नेचर के अंदर सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए डी ब्रोगली ने ऐसा सोचा था। तो देखो अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हमारे पास क्या आती है, इनकी RHS इक्वल आ जाएगी, mc² इज इक्वल टू h न्यू की इक्वल आ जाएगा। अगर मैं इसको mc रहने दूं, h न्यू अपॉन c कर दूं, अपने को पता है मोमेंटम कितना होता है, p इज इक्वल्स टू m इंटू v, है ना। अगर संवेग यानी कि अगर वेग जो है वो c हो तो मैं यहाँ पे इसको p लिख सकती हूँ संवेग से, देन p इज इक्वल्स टू h न्यू अपॉन c, and we also know that nu is equals to c by lambda। और अगर nu is equals to c by lambda तो nu by c कितना हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा। यानी कि मैं p को और क्या लिख सकती हूँ, ये वाली इक्वेशन को h by लैम्डा, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं लैम्डा इज इक्वल्स टू h by p। यही डी ब्रोगली का
परिकल्पना थी या विकल्पना थी। अब कैसे ये चीज प्रूफ हुई कि ये कण तरंग और कण की तरह दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो देखो इसी एक्सप्रेशन से ये चीज प्रूफ हो रही है। कैसे हो रही है देखते हैं। देखो लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या किसी पार्टिकल की हो सकती है? नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक तरंग की हो सकती है। और मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। और ये कैसी होती है? लीनियर मोशन में होती है ना, रेखिक संवेग भी बोल सकते हैं इसको। और अगर ये लीनियर मोशन में तो लीनियर मोशन कौन शो करते हैं? कण। तो मतलब मोमेंटम की यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर होना क्या दिखा रहा है कि वो कण की तरह बिहेव कर सकता है। कण एक कण की तरह बिहेव कर सकता है। और लैम्डा क्या दर्शा रहा है? कण एक तरंग की तरह बिहेव कर सकता है। तो यही डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी कि द्रव्य कण, गतिशील द्रव्य कणों से संबद्ध एक तरंग होती है। कैसे होती है? अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो डी ब्रोगली ने माना इस मूविंग पार्टिकल के चारों ओर एक वेव भी होगी, यानी कि दिस मूविंग पार्टिकल इज गाइडेड और एनक्लोज्ड बाय अ वेव एंड दिस स्पेशल काइंड ऑफ अ वेव इज नोन एज मैटर वेव। यानी कि अगर आप जैसे वो हर एक कण से संबंध एक तरंग होती है, उसी तरीके से गतिशील कण से संबंध तरंग होती है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं मूविंग पार्टिकल इज गाइडेड और एनक्लोज्ड बाय अ वेव, दिस स्पेशल काइंड ऑफ वेव इज नोन एज मैटर वेव। तो ये डी ब्रोगली की विकल्पना है। अब मैं आपको एक चीज और बोल रही थी कि डी ब्रोगली ने जो मैटर पार्टिकल्स है या द्रव्य कण, उसकी डेफिनेशन में कम द्रव्यमान वाले क्यों यूज किया। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोला था, गतिशील कण ये क्या दर्शा सकते हैं? मैटर वेव्स। ये चीज देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो देखो हमारे पास डी ब्रोगली का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी एंड वी नो वेरी वेल कि एच इज प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। लैम्डा इज वेवलेंथ, पी इज मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल। ठीक है, अब देखो कम द्रव्यमान कण के लिए मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अपने ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास अपने को पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg है ना। मूविंग पार्टिकल मैं मान लेती हूँ इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो अपने पास 0.1 है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड मानना है ये। चलो रुको एक मिनट। पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के पार्टिकल में मान लेती हूँ 10⁻⁶ से कर रहे हो। अगर ऐसे ना लूँ तो इतना लाइट वेट पार्टिकल को थोड़ी एनर्जी मिलेगी, तो उसका जितना वेट कम होगा उतनी तेज से मोशन कर सकेगी ना वो। तो मान लिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड की तरह बिहेव कर रही है। ये कम द्रव्यमान वाला कण हो गया। 10⁻⁻31 बहुत कम है। और अगर मैं मान लूँ कि कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो एक बॉल ही है। ठीक है, बॉल का मास कितना है? मान लिया कि वो 10 ग्राम है। बॉल इतनी ही हो सकती है, इसकी कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा। और रफली मैंने उसकी वेलोसिटी कितनी ले ली? बॉल को फेंका, रफली उसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं कि वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकने पर वो बॉल मोशन करेगी। अब देखो एक तो ये दो वैल्यू है, एक ये दो वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यू में लैम्डा की वैल्यू निकालो। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, दैट इज एच अपॉन एम वी, है ना। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करूं तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए कर रही हूँ, यानी कि कम द्रव्यमान वाले कण की बात कर रही हूँ, तो उस टाइम देखो 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10�6 मीटर पर सेकेंड लिया 10�6। अगर इसको सॉल्व करें तो लैम्डा की वैल्यू मान लो ए आई है। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना, आपको वैल्यूज नहीं आएंगे। और यहाँ पे देखो लैम्डा की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन मास कितना है 10 ग्राम इंटू, या आप इसको केजी में ले लो, जैसे भी लेना चाहो। इसको मैं अगर केजी में करूं तो 0.10 केजी हो जाएगा इंटू 0.01 केजी हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो 1000 ग्राम है ना, इंटू 10 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे देखो इस चीज को एक तो डिवाइड लगाओगे तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? कुछ ज्यादा आएगी, सॉरी कम आएगी। और यहाँ पे क्या आएगी? 10⁻31 और ये सब चीजें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू इसकी कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा आएगी। तो जो कम द्रव्यमान वाले तरंग पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो एज कम्पेयर टू हाई वेवलेंथ की कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा आती है। और अगर हमारे पास
इनमें इतनी कम आती है। यहाँ पे तो सिर्फ बॉल लिया, अगर मैं और भी बड़ा पार्टिकल ले लूँ, कोई इससे बॉल से भी बड़ा पार्टिकल ले लूँ, तो मास और बढ़ता जाएगा। और अगर नीचे जो हर होता है उसके अंदर एक बड़ी संख्या का डिवाइड लगाते जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू कम आती जाएगी ना। इलेक्ट्रॉन्स का तो मास 10⁻³ में रहेगा, और बाई चांस कुछ ऐसा पार्टिकल ले लिया जिसका मास मान लो 1000 किलो और भी बढ़ता जा रहा है, तो उस केस में हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कम आई है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास हर है, हर के अंदर क्या है, वैल्यू बहुत बड़ी, और किसी छोटी वैल्यू का डिवाइड अगर बड़ी वैल्यू से दें तो हमें पता है कि जो वैल्यू आंसर आता है वो हमेशा छोटा ही आता है। और यहाँ पे इसकी कंपैरिजन में, छोटे पार्टिकल्स की कंपैरिजन में लैम्डा की वैल्यू हमेशा कम आएगी, है ना। यानी कि जो कम द्रव्यमान वाले कण है उनके लिए लैम्डा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन दी हाई द्रव्यमान वाले कण, ठीक है ना। ज्यादा द्रव्यमान वाले कणों की तुलना में कम द्रव्यमान का जो लैम्डा वो हमेशा थोड़ा ज्यादा आएगा। और इनमें कई बार ऐसा होता है कि पार्टिकल का वेट इतना बढ़ जाता है कि मास जो वेवलेंथ आती है वो बहुत कम होती है। इतनी कम वेवलेंथ को मेजर कर पाना मुश्किल होता है, इसीलिए डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस में कम द्रव्यमान वर्ड यूज किया था जिनकी वेवलेंथ को हम मेजर कर सके। लेकिन हालांकि वेवलेंथ ये भी इतनी कम होती है कि हम कभी भी मूविंग पार्टिकल के साथ किसी भी एनक्लोज या गाइडेड वेव को मूव करते हुए हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये भी तरंग दैर्ध्य कम होती है, लेकिन माइक्रोस्कोप वगैरह के थ्रू अगर हम मूविंग इलेक्ट्रॉन को देखें तो उसकी वेव को हम देख सकते हैं, ठीक है। यही रीजन है कि हमें हमारे आसपास गतिशील बॉल, फुटबॉल या कुछ भी ऐसे पार्टिकल्स या आप कुछ भी फेंको उठा के तो वो हमें वेव की तरह नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ इतनी ज़्यादा कम होती है कि उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और अगर वेवलेंथ हाई आती है ना तो हमें फेंकी हुई हर चीज़ हमें कैसी दिखाई देती है, या तो वो कण की तरह गति भी कर रहा होता है और उसके साथ साथ वेव्स भी दिखाई दे रहे होते। लेकिन ये वेव कम होने के कारण हमारे आसपास चलने वाली हर एक चीज़ हमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन करती दिखाई देती है। और अगर वेवलेंथ ज़्यादा होती है ना तो एक चलता हुआ एक आदमी भी या कूदता, अगर कोई पर्सन किसी जगह से जंप भी कर रहे हैं तो उसके साथ भी एसोसिएटेड हमें एक वेव दिखाई देती है, ठीक है। तो कम और ज़्यादा द्रव्यमान की बात आपको समझ आई होगी मेरे हिसाब से कि कम द्रव्यमान क्यों यूज़ किया, ताकि वेवलेंथ इतनी आ जाए जिसको हम थोड़ा पढ़ सके। और अगर द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, इस जगह पे डिवाइड एम की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो लैम्डा की वैल्यू ऑब्वियस है वो घटती जाएगी, है ना। और इतनी कम तरंग दैर्ध्य हो जाएगी कि उसको मेजर कर पाना ही मुश्किल होता है। दूसरी चीज मैंने आपको बोली थी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि गतिशील कण से संबद्ध एक तरंग होती है, उसका भी इसी फॉर्मूले में लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। अगर एग्जाम में है ना तो आपको इतना नहीं लिखना कि कम द्रव्यमान क्यों यूज किया, ज्यादा द्रव्यमान क्यों नहीं लिखा, या गतिशील कण ही क्यों यूज। उसमें आपको एक पर्टिकुलर थ्योरी लिखनी है कि जिस तरीके से प्रकाश तरंग और कण दोनों की तरह बिहेव करता है, उसी प्रकार डी ब्रोगली की परिकल्पना के अनुसार एक कण भी दोनों की तरह बिहेव करेगा। और एक गतिशील कण से संबद्ध एक तरंग होगी जहाँ पे आपको मैटर वेव्स और मैटर पार्टिकल्स की डेफिनेशन लिखनी है, और गतिशील कण से संबद्ध एक तरंग होगी। इस फॉर्मूले को जो छोटा सा इसका डेरिवेशन था उसको ड्राइव करके दिखाना है। पूरी असम्पशंस नहीं दिखानी कि गतिशील कण क्यों लिखा या कम द्रव्यमान क्यों लिखा हो। तो मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ कि अगर कम द्रव्यमान ना होते तो हमें हर एक चीज चलती हुई हमें क्या दिखाई देती है, उसको चलते हुए भी देखते और उसको वेव की फॉर्म में भी देखते। ना देख पाना इसका रीजन यही है कि वेवलेंथ बहुत कम आती है। अब देखो उसने मूविंग पार्टिकल क्यों बोला, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, जिसको मैं m भी लिख देती हूँ, ठीक है। अगर मैं v इज इक्वल टू 0 कर दूं, v इज इक्वल टू 0 मतलब कण क्या है, गतिशील है क्या? ऑब्वियस है नहीं है। अगर किसी के पास वेग ही नहीं है तो वो गतिशील नहीं है। v अगर 0 हो जाए तो लैम्डा कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अगर लैम्डा की वैल्यू इन्फिनिटी होती है ना उस टाइम हमें पता है एक नॉर्मल वेव होती है ऐसी, है ना, जिसका एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है। आप नॉर्मल वेव कंसीडर कर लेना कि उसका एम्पलीट्यूड कम ज्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। ये एक नॉर्मल वेव है। हाँ, हालांकि एक वेव मोशन करते हैं तो उसकी एनर्जी कम होती है। तो देखो जब लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है ना तो मूविंग पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही वेव करता है हमें एट लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी। लैम्डा जब अनंत हो जाती है ना तो कण जो चाहे वो गतिशील है वो तरंग की तरह ही अपना बिहेव दिखाता है, लेकिन लैम्डा की कुछ वैल्यू पे अनंत पे उसकी वेवलेंथ कैसे आती है, जो वेव फॉर्म आती है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देती होती है हमें, अगर हम मतलब देख सके तो। और ये तो हो गया गतिशील ना होने पे कण। और अगर मेरा कण गतिशील हो तो उस टाइम लैम्डा की कुछ वैल्यूज आती है जो हमें एक वेव फॉर्म देती हैं, ठीक है।
तो ये 2 पॉइंट्स इसलिए माने थे कि अगर हमें गतिशील लिया तो हमें पता चल रहा है कि वो वेव फॉर्म दिखाएगा ही नहीं, और अगर कण गतिशील होगा तो वाइस वर्सा इसके बिल्कुल अपोजिट, तो कण हमें वेव की तरह भी ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा। तो ये हुई डी ब्रोगली की। अब इसका एक आगे एप्लीकेशन देखते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस फॉर एक्सीलरेटेड पार्टिकल्स या एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन ही लिख लो, हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो वो कम द्रव्यमान वाला ही है। तो देखो मैटर वेव्स कैसी थी, जो दोनों टाइप की ही नहीं थी, ना तो वो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल हो, ना ही वो कुछ ऐसी वेव्स थी जो किसी चीज के इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन या फिर उसके एक्सीलरेशन से प्रोड्यूस हुई हो। वो कैसी वेव थी, वो एक स्पेशल टाइप की वेव थी जो मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड थे, और डी ब्रोगली ने माना कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके गतिशील कण के चारों तरफ कुछ ना कुछ वेव भी उसके साथ मोशन कर रही होगी, है ना। तो डी ब्रोगली ने क्या मान लिया कि कोई भी हमारे पास किसी भी तरीके से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक पोटेंशियल भी अप्लाई कर दिया। अगर मैंने पोटेंशियल भी अप्लाई किया, अपने को पता है अगर किसी सर्किट के अंदर अपने पोटेंशियल या विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो पोटेंशियल कुछ भी नहीं होता, इट जस्ट पुश फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक पुश होता है जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो करवाता है ना। तो जैसे पोटेंशियल भी एक्सिल लगाया तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गति करने लगेंगे। तो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ mv², जो एक नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv²। अगर इस गतिशील इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो v हो, और देखो हमें पता है कि टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है उतना ही पोटेंशियल अप्लाई करने से वर्क डन हुआ, जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी देखा था कि टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ mv² के इक्वल होता है, जहाँ E क्या है चार्ज ऑन पार्टिकल, V क्या है अप्लाइड पोटेंशियल, है ना। कुल ऊर्जा कैसी होगी, अगर जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ना, जितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगी उतनी एनर्जी से वो मोशन करेगा, इसीलिए हमने टोटल एनर्जी या वर्क डन को हाफ mv² के इक्वल रखा। तो यहाँ पे इसको देखो सोल्व करेंगे तो 2ev इज इक्वल्स टू mv²। अगर मैं इसका m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें पता है p इज इक्वल्स टू mv होता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv। 2ev, इस v को और इसको स्मॉल v रखना, ठीक है, m² v² अपॉन m, दैट इज 2m ev इज इक्वल्स टू p² लिख सकती हूँ। इस m को उधर भेज दिया तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे लिख रही है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, p इज इक्वल्स टू √2m ev। तो हमें पता है बाय डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, वी न्यू दैट, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आएगा, h अपॉन √2m ev। v क्या है, पोटेंशियल जो अप्लाई किया विभव। तो इन सब की वैल्यू जब लिखेंगे 6.6 इंटू 10⁻34 √2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻27 kg, और अपने को अप्लाइड वोल्टेज को v ही रहने देंगे। तो इन सब को जब हम सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आती होती है 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या दर्शाता है, एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्या किया, इन सब की वैल्यूज पुट करने पे इसका रिजल्ट ये आता है 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन √v। तो ये डी ब्रोगली हुआ। तो डी ब्रोगली में हमने क्या देखा अभी तक, कॉम्पटन वाला तो आपको समझ आ गया होगा, वो 2 दिनों से उसकी थ्योरी और वो सब कुछ ही चल रहा है। कॉम्पटन इफेक्ट में भी हमने कुछ नहीं किया, हमने बस एनर्जी निकाली थी कि एनर्जी कितनी होती है, h माइनस म्यू डैश हो जाएगी, जिसको सिर्फ और सिर्फ हमने सॉल्व किया इस म्यू डैश अपॉन म्यू की वैल्यू को कुछ रख के, है ना। कैसे, इस वाली इक्वेशन से जो मैंने आपको कल बोला था कि मार्क करना, उससे इसकी वैल्यूज रखी और यहाँ पे सिर्फ पुट किया एट अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पे हमने उसकी वैल्यू निकाली और उसको सोल्व करके काइनेटिक एनर्जी या तो ऐसे आ सकती है जब फाई की वैल्यू नहीं है, और अज्यूम किया मैंने, माना कि फाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पे काइनेटिक एनर्जी कुछ ऐसी आएगी। और कॉम्पटन इफेक्ट में फिर हमने क्या देखा,
कॉम्पटन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक तो सिमिलैरिटी क्या थी, दोनों ने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की एग्जिस्टेंस को शो किया, और दोनों में डिसिमिलैरिटी क्या थी, यहाँ पे पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन चल रहा था और यहाँ पे टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन चल रहा है ना, दोनों ही कणों की प्रकृति को दर्शा रहा है। उसके बाद डी ब्रोगली आए। डी ब्रोगली ने क्या बताया कि जिस तरीके से लाइट डुअल नेचर शो कर सकती है तो वैसा सिमिलर बिहेवियर पार्टिकल्स भी शो कर सकते हैं। पार्टिकल को शो करने के लिए उन्होंने बोला कि द्रव्य कण होते हैं, द्रव्य कण कैसे है, कम द्रव्यमान वाले कण, और उन्हीं गतिशील द्रव्य कणों से संबद्ध एक तरंग होगी, यानी मूविंग पार्टिकल्स आर एनक्लोज्ड और गाइडेड बाय एनी वेव, देन दीस स्पेशल काइंड ऑफ वेव्स आर कॉल्ड मेटा वेव्स। मेटा वेव्स ना तो किसी इलेक्ट्रॉन या किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेशन से प्रोड्यूस हो रही थी और ना ही वो एक साउंड वेव की तरह थी, यानी मटेरियल वेव भी नहीं थी जो लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स हो, जिसके अंदर पार्टिकल्स जो या तो अप डाउन वाइब्रेशन कर रही है या लेफ्ट राइट वाइब्रेशन कर रहे हैं, वो एक अलग ही तरीके की कण थी जो वेव्स थी जो ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रही थी। उसके बाद उन्होंने क्या माना, फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, पी ने ये प्रूफ भी कर दिया कि हाँ एक कण वेव लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी ने ये प्रूव भी कर दिया कि लैम्डा की एग्जिस्टेंस दिखा रहा है कि वो वेव की तरह बिहेव करता है और पी यानी मोमेंटम दर्शा रहा है कि वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है। तो ये डी ब्रोगली का यहाँ से एक तरीके से सत्यापन हो सकता है उसका कि हाँ उसने जो बोला था वो चीज़ करेक्ट है, कैसे एक कण दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। और उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स के बारे में देखा और कम द्रव्यमान वाले क्यों यूज़ की, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू कुछ हाई आएगी एज कम्पेयर टू ज़्यादा द्रव्यमान वाले कणों की। और गतिशील कण क्यों यूज़ किए, अगर गतिशील ना होता तो लैम्डा टेंड्स टू इंफिनिटी वेव दिखाई नहीं देती, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए थी। तो और यहाँ पे क्या किया, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के लिए इसका मतलब आपको बताऊँ एक्सप्लेनेशन दिखाया कि हाँ कम द्रव्यमान वाला इलेक्ट्रॉन क्या है वो भी एज अ वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।